नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर और हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में, ठीक है, जिसमें आज हमारा छठा सेशन है, 6th सेशन है। और हम इस समय बात कर रहे हैं सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण सुल्तान के बारे में, जिसका नाम आप सभी को पता है, अलाउद्दीन खिलजी। पिछले सेशन में हम लोगों ने इस खिलजी वंश की शुरुआत की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात की थी, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इससे पहले कि हम लोग आगे की क्लास को शुरू करें, आगे बढ़ाएं क्लास को, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। आप सभी लोग, यदि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आवाज़ आ रही है सभी को? सभी को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी 25 घंटे की जो मास्टर क्लास, जो हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की महामैराथन क्लास थी, जो सेशन था, उसको इतना प्यार दिया, इतना आप सभी ने सहयोग किया, उस सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में सिर्फ 2 दिनों में बच्चे अभी तक उसे देख चुके हैं। बस इसी तरीके से आप लोग अगर सहयोग करते रहे तो लाखों बच्चे उस सेशन को देखेंगे, उस क्लास को देखेंगे और बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हम क्लास की। और इससे पहले कि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि कोई बच्चा भूल गया हो तो अभी भी समय है। सबसे पहले आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी लगे किसी के साथ शेयर करना, आपको लगे कि फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, काम आ सकता है किसी के, तो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 50,000 का आंकड़ा हम लोग आज छू लें, इस तरह से हम सभी को प्रयास करना है। बहुत कम समय में हम लोग इस आंकड़े तक पहुंच गए हैं। आप सभी ने जिस प्रकार से प्यार दिया है इस चैनल को, 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को हिट कर दें। प्रतिज्ञा लर्निंग ऐप, जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, सभी कुछ नोट्स, पीडीएफ, एनसीईआरटीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ आपको मिलेगा प्रतिज्ञा लर्निंग ऐप पर। आने वाली फ्री कोर्सेज, पेड बैचेज, सब कुछ यहाँ मिलेगा। सो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आपको मिल जाएगी प्रतिज्ञा लर्निंग ऐप, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र वे लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यूपीएससी विद चंचल कुमार के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सल्तनत काल का एक बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान है और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं हमारे पेड कोर्सेज का, बैचेस का। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। बस थोड़े समय के लिए रुक जाइए, मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मेरे साथ अब आपको हमारी टीम में एक ऐसे एडुकेटर दिखाई देने वाले हैं कि जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम भी है, जो बच्चों को एक क्वालिटी कंटेंट देने के लिए जाने जाते हैं। आप उनसे परिचित भी हैं, ठीक है। बस नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कुछ दिन के बाद हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे कि कौन आपको यहाँ पर, क्योंकि उनके आने के बाद ये जो टीम है वो इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत हो जाएगी कि इसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट, सारा सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, क्योंकि अब हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक बना था, और ये कब बना? 1296 में, ठीक है। 1316 तक ये शासन रहा, 20 वर्ष तक इसने शासन किया। इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अली गुरशास्प भी आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछा जाए किस सुल्तान का नाम रहा है तो ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम रहा है बचपन का। और शासक जो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की नींव डाली थी गुलाम वंश के बाद, उसका ये भतीजा था। भतीजा भी था, मतलब
जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था और उसने अपनी बेटी की शादी इसके साथ की, मतलब इसको अपना दामाद भी बनाया, बेटे जैसा रखा, और अंत में इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को जो है मार कर गद्दी को हासिल किया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जो मैंने आपको अभी बताया, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और अपने भतीजे का उसने लालन पोषण किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक कि उससे अपनी बेटी की शादी करके उसको अपना दामाद भी बनाया, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने ही इसको बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया, बाद में इसको अपना दामाद बनाया। और जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना और खिलजी वंश की शुरुआत हुई तो उसने इसको इलाहाबाद के निकट कड़ा जो जिला है, कड़ा माणिकपुर, वहाँ की जागीर दी, इसको वहाँ का सूबेदार बनाया, मतलब वहाँ का प्रमुख बनाया। अब अलाउद्दीन खिलजी योग्य तो था ही, इसने देवगिरी और ऐसे कई अभियानों में अपनी योग्यता को साबित भी किया और काफ़ी सारा धन वगैरह जो है इसने जोड़ लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी इससे काफ़ी प्रभावित भी था, ठीक है। तो माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। भले ही इसके चाचा ने इसको पाला पोसा बड़ा किया, इसको इतना पद दी, प्रतिष्ठा दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी शुरुआत से इसके मन में गद्दी का मोह था, है ना। ये हमेशा गद्दी को हासिल करना चाहता था और इसीलिए जो है इसने धोखे से अपने चाचा की और सुल्तान की हत्या कर दी। जैसे ही राजगद्दी हथियाने का मौका मिला, इसने अपने चाचा को जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। ऐसा बोला जाता है कि जब ये जलालुद्दीन खिलजी से मिलने के लिए गया तो वहाँ पर गले मिलते समय इसने धोखे से अपने 2 सैनिकों के द्वारा अपने चाचा की हत्या करवा दी और उसको मार के जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार से अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था। जिस प्रकार से आपको पता है ना, सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है 2 बातें। एक तो ये विश्व विजय करना चाहता था, मतलब ये दुनिया जीतना चाहता था, और दूसरा सिकंदर की तरह, और दूसरा ये नया धर्म चलाना चाहता था, एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। हालांकि बाद में इसने दोनों ही विचार अपने त्याग दिए, न तो विश्व विजय का रखा, बाद में दुनिया जीतने का सपना भी छोड़ दिया और नया धर्म को भी शुरू करने का इसने छोड़ दिया। इस प्रकार से दोनों विचार छोड़ दिए। हालांकि इसने उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की, द्वितीय सिकंदर, मतलब अपने आप को इसने सिकंदर द्वितीय कहा। तो ये भी कहीं न कहीं अलेक्जेंडर से, सिकंदर से प्रभावित था, जो कि मैंने कहा महत्वाकांक्षी था, विश्व विजय करना चाहता था, दुनिया जीतना चाहता था। हालांकि दुनिया उसने जीती नहीं, ठीक है। शुरुआत करते अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, एकदम बेसिक से आपको बता दूं। बलबन के बारे में आपको मैंने बताया था कि बलबन थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। बलबन साम्राज्य को सुदृढ़ करने में विश्वास रखता था। उसको जितना भी शासन है वो मजबूत चाहिए था, ढीला ढाला साम्राज्य नहीं चाहिए था। इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा अलग तरह का था। अलाउद्दीन खिलजी विस्तार में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसके समय कई विद्रोह हुए, लगभग 4 विद्रोह हुए, तो उसने विद्रोह का दमन भी किया। उसने गुजरात को जीता, राजस्थान को जीता, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी विजयी अभियान उसने किए और कुल मिला के अच्छा खासा साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अफगानिस्तान से लेकर तो उत्तर मध्य भारत तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। अगर उत्तर भारत की बात करें तो कश्मीर, नेपाल और असम को छोड़ दें तो लगभग पूरा उत्तर और मध्य भारत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में आता था, ठीक है। तो कैसे उसने ये सब किया, एक एक करके कैसे उसने राजस्थान को, गुजरात को, सबको जीता, और सब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि कैसे गद्दी पर बैठा, धोखे से। ये सुल्तान धोखे से गद्दी हासिल करने वाला सुल्तान है। कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से इसको गद्दी हासिल करनी थी, वो इसने कर दी। जैसे आपने देखा होगा माहिष्मती का साम्राज्य, है ना, हमारे एक मूवी बनी है, काल्पनिक मूवी, आपको पता है बाहुबली, उसमें एक पात्र जो है साम दाम दंड भेद कैसे भी करके वो जो है गद्दी को हासिल करना चाहता है बचपन से, और आखिरकार भल्लाल देव नाम रहता है और गद्दी को हासिल कर लेता है। ऐसे ही ये भी सुल्तान बनना चाहता था और इसके लिए इसने अपने ही चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करवा दी और इसने सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि तुरंत इसको सिंहासन या गद्दी नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही इसने अपने सुल्तान की हत्या करवाई, सुल्तान की जो पत्नी, मतलब इसकी जो चाची थी जलालुद्दीन की पत्नी,
उसने अपने पति की हत्या के बाद अपने छोटे पुत्र को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। मतलब जैसे ही उसको पता चला कि जलालुद्दीन को धोखे से मार दिया, अलाउद्दीन खुद सुल्तान बन गया है, तो इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंचता, इससे पहले कि वो वहां जाए, उसने अपने बेटे को, जलालुद्दीन की पत्नी ने अपने बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से जो है उसने गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा दिया और अपने दूसरे पुत्र को जो है मुल्तान से बुला लिया। अब उसने पूरी कोशिश की कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पर ना बैठ पाए और उसके ही परिवार का शासन चलता रहे। लेकिन अलाउद्दीन जो अभी कड़ा में ही था, जब उसको पता चला कि चाची ने कुछ ऐसा काम किया है और चाची ने मेरे आगे के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो वो जो है बिना समय नष्ट किए दिल्ली की तरफ बढ़ा। अब जब वो दिल्ली जा रहा था तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है विद्रोह की। डर ये है कि अगर आपने गद्दी को धोखे से हासिल किया है तो लोग जो है आपके खिलाफ हो सकते हैं, जनता विद्रोह कर सकती है या सरदार विद्रोह कर सकते हैं। तो रास्ते में जाते समय इसके पास खूब सारा पैसा था जो लूटपाट से हासिल करा था इसने अपने पास लूटे हुए सारे सोने वगैरह को जो है लोगों में बांटना शुरू कर दिया। रास्ते में जब ये दिल्ली की तरफ जा रहा था तो इसने लोगों को सोना और चांदी जो है वो खूब सारा बांटा, सिक्के बांटे, जितना भी धन दक्षिण की विजय से इसको मिला था उस धन का प्रयोग किया इसने लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। जैसे हिंदुस्तान में वोट हासिल करने के लिए लोग नोट का प्रयोग करते ना, कहीं पर लोगों को नगद बांट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कहीं पर दारू शराब पिलाई जा रही है ना, यहाँ बाटली भी चलती है, यहाँ नोट भी चलते हैं, यहाँ पे दुनिया के अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स चलते हैं, तोहफे चलते हैं ताकि लोगों के वोट हासिल किए जा सके। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी हमारा एक पुराना नेता, उसने यही ट्रिक अपनाई, लोगों को खूब सारा धन पैसा बांटा ताकि वो उसकी तरफ हो जाए और वो उसको गद्दी हासिल करने में सहायता करे। वही हुआ, इसने लोगों को अपनी तरफ कर लिया पैसा बांट के। जब दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने, रुकनुद्दीन इब्राहिम जो जलालुद्दीन का बेटा था, उसने देखा कि विरोध जो है वो असंभव है। अलाउद्दीन खिलजी इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसको रोकना संभव नहीं था। अब उसे फालतू में मरने से अच्छा है कि चले जाओ, अलाउद्दीन खिलजी आएगा और आके जो है अभी हाल जो है सारा के सारा राजपाट भी ले लेगा और मार अलग देगा, जान भी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जान बचाना है तो निकल जाओ। तो अपनी माता और मलिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान की तरफ भाग गए। तो सारे माँ बेटे जो है अलाउद्दीन खिलजी के वजह से चले गए। उनको पता था कि इससे जीतना संभव नहीं है। अब आखिरकार वो दिल्ली में आया और 1296 में अक्टूबर में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। यहाँ से लेकर लगभग 20 साल तक, 1296 से 1316 का जो काल है वो अपने आप में दिल्ली सल्तनत के लिए बड़ा अच्छा काल रहा, क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत का खूब सारा विस्तार हुआ, खूब सारे सुधार हुए, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार, अलग अलग प्रकार के सुधार जो है इस काल में हुए हैं। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के लिए ये वाला काल बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको ये 20 वर्ष को जो है ध्यान से समझना है, सिर्फ रट्टा मारने से और फैक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगले 20 सालों में किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत मजबूत हुई, किस प्रकार से विस्तार हुआ, किस प्रकार से सुधार हुए, किस प्रकार की नीतियां अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई, कैसे उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। वो इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को किसी का रोक टोक वगैरह पसंद नहीं था, वो अपनी मनमर्जी किया करता था। दूसरी तरफ वो न्यायप्रिय भी था, ठीक है, थोड़ा सा योग्य शासक भी था। तो कैसे उसने चलाया, अब हम बात करेंगे सबसे पहले विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ और एक के बाद एक राजस्थान, गुजरात, मालवा, ये सब कैसे उसके जो है साम्राज्य के, उसके राज्य का हिस्सा बन गए, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों तरफ विजय हासिल की। पहले उसने उत्तर भारत को जीता, ठीक है, उत्तर भारत की विजय, और दूसरा दक्षिण भारत की। अब दोनों में अंतर ये है कि उत्तर भारत को जो उसने जीता तो उत्तर भारत पर उसने अपना जो है सीधा नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, सीधा शासन, मतलब उस इलाके पे उसने अपना शासन किया। रही बात दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के जो विजयी अभियान थे, जो दक्षिण भारत में उसने जीता, वहाँ पर उसने सीधा शासन स्थापित नहीं किया।
उत्तर भारत पर आक्रमण करने का उसका जो उद्देश्य था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, इस पूरे भाग को अपने साम्राज्य में मिलाना था। दक्षिण भारत की विजय का उद्देश्य ये नहीं है, समझ रहे हो। दक्षिण भारत पर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए की ताकि वो वहां से टैक्स कर वसूलना चाहता था, वहां से धन और संपत्ति लूटना चाहता था। वो दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, समझ लो। इसका कारण ये क्योंकि दक्षिण भारत काफ़ी जो है आपको पता है दिल्ली से दूर पड़ता है और वहाँ प्रत्यक्ष शासन करना किसी भी शासक के लिए इतना आसान नहीं होता। तो दक्षिण भारत की विजय लूटपाट के उद्देश्य से, धन लेने के उद्देश्य से, कर वसूलने के उद्देश्य से की गई। आ रहा है समझ में। तो दोनों ही उसके जो ये अभियान है दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें। उत्तर भारत में सबसे पहला जो अभियान हुआ वो गुजरात का। सबसे पहले उसने जीता गुजरात को, राजस्थान को उसके बाद में जीता। तो कैसे गुजरात विजय हुई? 2 साल शासन में बैठने के बाद जब वो सुल्तान बना तो 1298 में उसने गुजरात का अभियान किया। नुसरत खां और उलूग खां को उसने गुजरात को जीतने के लिए भेजा। तो गुजरात को जीता क्यों? एक तो उपजाऊ भूमि आप सबको पता है, दूसरा व्यापार है ना, काली मिट्टी का इलाका है। गुजरात में भी काली मिट्टी है, मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी है, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी है। इसको कपास वाली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और अच्छी खासी उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे पर हाँ अच्छा खासा उत्पादन काली मिट्टी करने में सक्षम है। तो एक तो उपजाऊ भूमि, दूसरा व्यापार। आपको पता है गुजरात भारत में प्राचीन काल से समृद्ध रहा है बंदरगाह की वजह से। यहाँ से भारत का व्यापार होता रहा है। गुजरात के तटों से भारत ने अपना पश्चिमी व्यापार, सारा व्यापार लगभग किया है ना। तो दूसरा जो है क्या है, दूसरा उसका कारण व्यापार था। तो ये और गुजरात को जीतने के पीछे यही उद्देश्य रहा है। जब से आपने देखा होगा ना गुजरात के ऊपर आक्रमण होते थे, गुजरात को जीतने के प्रयास होते थे, उसका कारण यही रहा क्योंकि गुजरात व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा रहा है। और एक बार गुजरात जीत लो तो आपको जो है काफ़ी सारा वहाँ से फायदा आर्थिक रूप से होता था। तो गुजरात को व्यापार और भूमि के कारण जो वो समृद्ध था उसको जीतना था। लेकिन उस समय यहाँ का शासक था राय कर्ण। तो अलाउद्दीन ने 2 दिशाओं से यहाँ पर सेना भेजी। एक तरफ से उलूग खां गया, एक तरफ से नुसरत खां गया। उलूग खां को सिंध की तरफ से भेजा और नुसरत खां को राजपूताना के मार्ग से भेजा। तो ये जो गुजरात की विजय है ना, ये वाला जो इलाका वो जीतना चाहता है। एक तरफ इधर से भेज रहा है सेना, एक तरफ इधर से भेज रहा है सेना। तो दोनों तरफ से उसने सेनाओं को भेजा इस पूरे के पूरे राज्य को, इलाके को जीतने के लिए। और आखिरकार गुजरात को वो जीत भी गया। वहाँ का जो शासक था राय कर्ण, वो इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, वो भाग गया वहाँ से। और भागा कहाँ? कहा जाता है कि अपनी बेटी को लेके वो चला गया देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ। आगे जाके अलाउद्दीन देवगिरी पर भी आक्रमण करता है। तो देवगिरी जो उस समय था है ना, वहाँ के जो शासक, ये यहाँ आपको मिल जाएगा देवगिरी, ये रहा। तो यहाँ से वो जो है इधर आया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे, उनके यहाँ पर यादव वंश से जुड़े थे, उनके यहाँ पर इसने जो है शरण ली। देव रामचंद्र देव ने अतिथि, आपको पता है कि हमारे शरण में आए हुए लोगों को जो है शरण दी जाती रही है। तो राय कर्ण जो है चला गया देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ, वहाँ पर उसने शरण ली। अब गुजरात को जीत लिया गया। सिर्फ जीता नहीं गया, जीतने के बाद कई सारे वहाँ के ठीक है नगरों को लूटा गया, लूटपाट मचाई गई, कई नगरों को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को, जिसको गजनवी लूट चुका था, इसको भी लूटा गया। इस प्रकार से एक है ना अच्छा खासा जो है गुजरात को नुकसान उठाना पड़ा। तो इससे काफ़ी सारा जो है उसको पैसा वगैरह भी मिला और उसको फ़ायदा भी हुआ। इसी राज्य के खंभात बंदरगाह पर आक्रमण करते समय इनको हाथ लगा एक हिंदू जाति का एक किन्नर, हिजड़ा जिसको कहते हैं, ट्रांसजेंडर, जिसका नाम था मलिक काफूर। नुसरत खां ने उसको जो है 1000 दीनार में खरीदा। ठीक है, 1000 दीनार में खरीदने के कारण ही कई लोग मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहते हैं। ये एक और नाम है उसका। ठीक है, एक नाम और है 1000 दीनारी, क्योंकि उसको 1000 दीनार में मुद्राओं में खरीदा था नुसरत खां ने मलिक काफूर को। ठीक है, आगे जाके इस मलिक काफूर का भी अपना एक इतिहास है।
ये मलिक काफूर किन्नर था लेकिन बड़ा योग्य था। कई लोग कहते हैं कि ये बड़ा सुंदर था, मतलब ये भले ही किन्नर था लेकिन इसकी सुंदरता कई सारी महिलाओं को, स्त्रियों को भी मात देती थी। तो ये सुंदर भी था, ठीक है, और उसके साथ में योग्य भी था। आगे जाके जो दक्षिण भारत के अभियान होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों में, उसकी जीत में, विजय में इसका बड़ा योगदान था। इसी व्यक्ति की वजह से दक्षिण भारत के काफ़ी सारे इलाके को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। ये आदमी फिर इतना शक्तिशाली हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे खास बन गया। कई लोग ये भी मानते हैं कि इसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ शारीरिक संबंध भी थे, हालांकि इस बात की पुष्टि हम लोग नहीं करते, पर ऐसा माना जाता है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी का इतना खास बन गया कि ये भी गद्दी के सपने देखने लगा। जब अलाउद्दीन खिलजी कमज़ोर पड़ा उस समय ये बड़ा शक्तिशाली हो गया, और अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद तो इसको मौका भी मिल गया। इसने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठाया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटों की आंखें निकलवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब इस सब के बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो विश्वास पात्र थे दूसरे, वो इससे इतने नाराज हुए, इतने इससे जो है खफा हो गए कि उन सब ने मिलकर मलिक काफूर की हत्या कर दी। तो फिर जाके मलिक काफूर का अंत हुआ। तो यहाँ से लेके अब भी आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के पूरे जीवन में मलिक काफूर का अपना एक रोल था, और एक मिस्ट्री, एक रहस्य है अपने आप में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है मलिक काफूर को नुसरत खान ने जीत कर और उसको सौंप दिया। बाद में यही मलिक काफूर उसके दक्षिण भारत के अभियान जो है उनमें काफ़ी बड़ा नेतृत्व करता है, उसका सेनापति तक बन गया आगे जाकर। मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि इसको 1000 दीनार में खरीदा गया था। तो यहाँ से मलिक काफूर भी आ गया। अब गुजरात जीत लिया गया। गुजरात को जीतने के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी की नज़रें गई राजस्थान पर। राजस्थान में कई सारी रियासतें थी, कई सारे राज्य थे, और उनमें कुछ शक्तिशाली भी थे, ठीक है, जैसे जैसलमेर, रणथंभौर, मेवाड़, ये सब महत्वपूर्ण थे, जालौर। तो एक एक करके अलाउद्दीन खिलजी ने इन सबको जीता। सबसे पहले राजस्थान में उसने जीता रणथंभौर को। रणथंभौर आपको पता है कहाँ है राजस्थान में? ये जो आप मैप में देख रहे हो ना, यहाँ ये रणथंभौर है। इसके ऊपर अजमेर है, इसके ऊपर नागौर है, इधर जैसलमेर है, ठीक है, नीचे चित्तौड़ है। रणथंभौर को जीतने के बाद चित्तौड़ के किले पर भी वो आक्रमण करेगा, चित्तौड़ को जीतेगा। इधर पास में मालवा आ गया। तो रणथंभौर में उस समय राजस्थान का, राजपूताना का सबसे शक्तिशाली, ठीक है, वो राज्य माना जाता था। दिल्ली का वो अंग भी रह चुका था, तो उसने रणथंभौर को जीतना था। उस समय यहाँ के शासक थे हम्मीर देव। वीर हम्मीर देव एक बहुत योग्य, शक्तिशाली शासक थे। तो हम्मीर देव से उनको जो है उसको रणथंभौर चाहिए था। हम्मीर रासो के आपको पता है कि ये नायक हैं। आपने हम्मीर रासो का नाम सुना हो, वो इन्हीं पर लिखी हुई है, हम्मीर देव के नाम, ठीक है, ऊपर। सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए फिर उन्हीं दोनों को भेजा जिन्होंने पिछली बार गुजरात को जीता था। उलूग खां और नुसरत खां दोनों को भेजा गया। किसके लिए? रणथंभौर को जीतने के लिए। बात कब की है? 1301 की। 1298 में, 99 में उसने गुजरात जीता, और गुजरात जीतने के कुछ समय के बाद वो रणथंभौर पर हम्मीर देव के ऊपर आक्रमण कर दिया जीतने के लिए, है ना। आपको पता है रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व भी भारत में है ना, जहाँ पर बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। माना जाता है कि लगभग 1 साल तक कोई उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि हम्मीर देव कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे, वो सबसे शक्तिशाली शासक थे उस समय राजपूताना के। तो कोई सफलता 1 साल तक मिली नहीं। अंततः 1301 में हम्मीर देव का जो प्रधानमंत्री है रणमल, वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। मतलब अब यहाँ पर वही हुआ जिसकी वजह से हम इतिहास में बहुत बार मुंह की खा चुके हैं, धोखा, षड्यंत्र। हम्मीर देव शायद ना हारते, पर उन्हीं का जो प्रधानमंत्री था, जैसे मीर जाफर जाके अंग्रेजों के साथ मिल गया, वैसे ही हम्मीर देव का जो प्रधानमंत्री था रणमल, वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। और फिर आखिरकार हम्मीर देव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। हालांकि सुल्तान की तरफ से इस बार नुसरत खां, जो उसका एक बहुत ही भरोसेमंद, ठीक है, सेनापति था, जिसकी वजह से गुजरात जीता था, वो मारा गया। जिसने मलिक काफूर को खरीदा था वो इस युद्ध में मारा गया।
अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसने जीतने के बाद इसको भी मार दिया, रणमल को भी मार दिया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का इसने साथ दिया, इसने अपने ही मालिक के साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो अपने स्वामी का नहीं वो मेरा क्या होगा, उसको मार दिया। इसको आखिरकार इसके किए की सज़ा मिल भी गई। हमीर रासो, जो मैंने आपको बताया हमीर देव के ऊपर ही, तो हमीर की रानी रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया, मतलब आपको पता है। इसके बाद हमीर रासो ये कहता है कि हमीर देव की रानी और कई महिलाओं ने जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए, जब वो हार गए, तो अपनी अस्मत को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर मैंने आपको बताया राजपूताना में अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक काम था, जो वहाँ की महिलाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि हारने के बाद ये लोग उन महिलाओं के साथ क्या करेंगे ना, उनको ले जाया जाता, बंदी बनाया जाता, उनका शारीरिक शोषण हुआ करता था। तो इससे अच्छा है कि इंसान मर ही जाए। तो उन्होंने जो है जौहर कर लिया, आत्मदाह कर लिया। अब अगला नंबर आता है चित्तौड़ का। चित्तौड़ उस समय जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, इसलिए जरूरी था क्योंकि वो सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण मानता था चित्तौड़ को। तो इसीलिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। यहाँ के शासक थे राणा जो है रावल देव सिंह, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया 1300, रावल रतन सिंह यहाँ के जो है राजा हुआ करते थे। तो अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय पर, जो मेवाड़ की राजधानी थी। बात है 1303 की। रणथंभौर को जीतने के बाद 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और मैंने आपको बताया क्यों किया। उसका कारण था अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ का जो महत्व है वो बड़ा ज़्यादा था। वो उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता था कि अगर ये किला ये जीत लिया गया तो इस पूरे इलाके को जीतना आसान होगा और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में भी काम आएगा। हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया महारानी पद्मिनी की सुंदरता से आकर्षित होकर, उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर, पर ऐसा कुछ नहीं है। पद्मावत को छोड़ दें, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है उसको छोड़ दें, तो बाकी इतिहासकार महारानी पद्मिनी का जो ये पूरा मामला है इसको काल्पनिक मानते हैं, इस चरित्र को ही काल्पनिक मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण पद्मिनी, महारानी पद्मिनी नहीं थी, वो चित्तौड़ को उसके सामरिक जो है स्थिति के कारण जीतना चाहता था, ठीक है। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। कई लोग जो मैंने कहा कि ये मानते पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ऐसी योजना बनाई, पर अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है, ठीक है, समझ लो। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो उनकी रचना है पद्मावत, उसमें इस सब का विवरण दिया है, इसका उल्लेख किया है, और शायद ये कारण उन्होंने बताया है, ठीक है। इस अभियान में अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने, फेमस कवि लेखक रहे, वो उसके साथ रहे, ठीक है। इस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह, जो मैंने आपको बताया रावल वंश का उस समय शासन हुआ करता था। इसी चित्तौड़ में बाद में आपको सिसोदिया वंश की शाखा मिलेगी, जिसके शासक राणा कहलाते थे, ठीक है। पहले रावल वंश था, बाद में राणा, सिसोदिया वंश आएगा तो राणा कहलाए, जैसे आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है, तो बाद में राणा कहलाते थे उसके शासक। इसी अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का फायदा उठा के दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, ठीक है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला, वो चित्तौड़ को जीतना चाह रहा है, उसी समय मंगोल आक्रमण हो गया। भाई मंगोलों को मौका मिल गया, सुल्तान दिल्ली में नहीं है, तो सुल्तान दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली को जीता जा सकता है। वैसे भी आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों ने 1 2 नहीं 7 बार आक्रमण किया, 7 बार। हालांकि एक भी बार वो जीत नहीं पाया, ठीक है, एक भी बार वो दिल्ली को, सल्तनत को नहीं जीत पाया। मंगोल वंश बहुत कोशिश किया, तो मंगोलों का आक्रमण हुआ, फिर भी सुल्तान ने चित्तौड़ की घेराबंदी को नहीं तोड़ा। वो चित्तौड़ को जीतने के लिए बिल्कुल एकदम डेस्परेट था, प्रतिबद्ध था। तो चित्तौड़ के राणा जो रावल रतन सिंह ने, उन्होंने आखिरकार उन्हें आत्मसमर्पण किया, वो हार गए, और चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया। चित्तौड़ जीतने के बाद उसने जो है यहाँ का नाम ही बदल दिया। उसका जो बेटा था खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे
राज्य का नाम अपने बेटे के नाम पर कर दिया खिजराबाद। अपने बेटे को यहाँ का शासक बना दिया, ठीक है, उसको यहाँ पर नियुक्त किया और नाम बदल के चित्तौड़ का खिजराबाद कर दिया। वो तो बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी मरा तो चित्तौड़ को फिर से राजपूतों ने स्वतंत्र करा लिया, वापस आज़ाद करवा लिया और फिर से उसका नाम चित्तौड़ हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि चित्तौड़ हमेशा इनके पास रहा। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद चित्तौड़ को फिर से जो है राजपूतों ने स्वतंत्र करवाया और यहाँ पर आपको मैंने बताया सिसोदिया वंश का शासन आया, राणा जो लोग कहलाते थे उनका शासन आ गया, ठीक है। अब चित्तौड़ भी जीत लिया गया। अगला नंबर है मालवा का, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। पहले गुजरात जीता गया, फिर रणथंभौर, राजस्थान में रणथंभौर को हम्मीर देव से रणथंभौर जीता गया, फिर उसके बाद चित्तौड़ जीता गया रावल रतन सिंह से, और उसके बाद अगला नंबर उसका नाम बदल के खिजराबाद कर दिया और अगला नंबर आता है मालवा का। मालवा राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करना एक एक करके फिर शुरू कर दिया, लेकिन राजा महलक देव, ठीक है, मालवा के जो शासक थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो अधीनता है उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण करवाया। मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को जो है मालवा पर आक्रमण करने के लिए 1305 में भेजा गया, जहां शुरुआत में उसको कठिन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में आइन उल मुल्क ने मालवा को भी जीत लिया। मतलब राजस्थान तो ही मालवा भी जीत लिया गया। आइन उल मुल्क का किले पर अधिकार हो गया। उसके बाद उज्जैन, मांडव, धार, चंदेरी, जालोर पर भी सुल्तान का अधिकार हो गया। फिर आते मारवाड़। मेवाड़ की विजय के बाद आगे वो मारवाड़ की तरफ आया। मारवाड़ को जीतने का प्रयास किया गया। यहाँ के शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया 1308 में, लेकिन वो मारा गया और मारवाड़ को भी 1308 में अलाउद्दीन ने जीत लिया। अंततः वो आया जालोर 1311। यहाँ का शासक कानन देव था, आखिरकार वो परास्त हुआ और जालोर की विजय के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीत लिया। गुजरात के साथ यहाँ राजस्थान की विजय भी पूरी हो गई, राजस्थान भी जीत लिया गया, मालवा भी जीत लिया गया। मतलब ये पूरा उत्तर भारत और ये पूरा मध्य भारत जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, ठीक है। जो मैंने आपसे कहा कि कश्मीर को छोड़ दें, नेपाल को छोड़ दें, असम को छोड़ दें, तो बाकी इलाका जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास में आ चुका था। इस इलाके पर वो साम्राज्य, ये उत्तर भारत की विजय पूरी हो गई। अब आता है दक्षिण भारत का नंबर, ठीक है। तो जालोर विजय के साथ ही राजस्थान जीत लिया पूरा अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अब बात जब मैं आपको दक्षिण भारत की कर रहा हूं तो मैंने आपसे शुरू में एक बात बोली थी, दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है उसका उद्देश्य अलग है। शुरुआत में ही बोला था मैंने, उत्तर भारत को जीता क्योंकि उत्तर भारत पर वो शासन करना चाहता था। उसने अपने साम्राज्य का उस पर का हिस्सा बनाया, सीधा शासन नियंत्रण स्थापित किया। दक्षिण भारत की विजय जो है वो शासन के लिए नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से चाहता था पैसा, खूब सारा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो उद्देश्य था अप्रत्यक्ष शासन, ठीक है। यहाँ साम्राज्य का विस्तार करना उसको लगा नुकसानदेह होगा। अगर दक्षिण भारत जीत लेगा और उत्तर भारत भी रहा, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत इतना बड़ा देश है कि एक राजा, एक शासक के लिए इस पर अकेले शासन करना संगठित रूप से आसान नहीं है। हाँ, कोई शासक बहुत योग्य हो, बात अलग है। जैसे अशोक, लगभग आप देखोगे कुछ इलाके को छोड़ दे तो पूरा भारत अशोक के साम्राज्य में आता था। अब ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक कि आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण भारत को जीता तो उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का प्लान बनाया। आप पढ़ते हो इतिहास में कि वो अपनी राजधानी को देवगिरी लेके आया, जिसको दौलताबाद कहते हो। तो वो महाराष्ट्र लेके आ गया अपनी राजधानी को, क्योंकि उसको लगा दिल्ली में बैठे बैठे मैं दक्षिण भारत के ऊपर राज नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासन नहीं करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वो पैसा धन वगैरह लूटना चाहता था, वो टैक्स वगैरह वसूल करना चाहता, ठीक है। अब यहाँ मध्य युग का पहला शासक था जिसने विंध्य को पार किया। देखो, अभी तक हमने देखा सल्तनत काल के जो शासक हुए हैं, हम गुलाम वंश पढ़े है ना, आपने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इल्तुतमिश, रजिया, बलबन सब पढ़ा।
पहली बार था कि किसी ने विंध्य को पार करके दक्षिण भारत में कदम रखा, और जो है उसका उद्देश्य था दक्षिण की अथाह संपदा को हासिल करना। ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो रास्ता है, ये वो रास्ता है कि जिस रास्ते से वो दक्षिण भारत की तरफ गया मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम का जो बीड़ा सौंपा, वो सौंपा किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर की योग्यता उसको समझ में आ चुकी थी, तो इसीलिए मलिक काफूर को दिया कि भाई तुम जाके ये पूरा इलाका जीतो। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में उस समय मैं आपको बता दूं 3 मुख्य राजवंश, समझ रहे हो? 3 मुख्य राजवंश कौन कौन से? ध्यान से। पहले हैं द्वार समुद्र के होयसल, एक है द्वार समुद्र के होयसल राजवंश, होयसल वंश। दूसरा वंश है देवगिरी के यादवों का, देवगिरी के यादव। तीसरा है, ठीक है, तेलंगाना या वारंगल के, तेलंगाना के काकतीय वंश। ये 3 थे, ठीक है। एक द्वार समुद्र का होयसल वंश, दूसरा देवगिरी का यादव जो मैंने आपको रामचंद्र देव के बारे में बताया था, एक वो है, और तेलंगाना के काकतीय है। कुल मिला के ये 3 जो है राज्य हैं, 3 बड़े राज्य हैं उस समय दक्षिण भारत में, और एक एक करके तीनों को जीता। होयसल को भी जीता गया, यादवों को जीता गया, काकतीय को भी जीता गया, और क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो अभियान है, उनके अभियानों का नेतृत्व किसने किया? उन अभियानों का नेतृत्व किया मलिक काफूर, जो मैंने आपको बताया था 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, किन्नर माना जाता है। खरीदा था नुसरत खान ने गुजरात विजय के दौरान, और जो है क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया, है ना। दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी हमको मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के बरनी की लिखी हुई तारीख ए फिरोज शाही, है ना। जियाउद्दीन बरनी का नाम सुना होगा, उसने लिखी हुई है तारीख ए फिरोज शाही। और अमीर खुसरो, जिसकी रचनाएं खजायन उल फुतूह, ठीक है, और इसामे की रचनाएं फुतूह उस सलातीन, ये कुछ रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जिनसे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय का इतिहास मिलता है कि कैसे उसने दक्षिण भारत को जीता, कैसे उसने अभियान किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगिरी। मैंने आपको बताया ना, देवगिरी में यादव, तेलंगाना में काकतीय और होयसल 3 थे। पहले कहाँ? देवगिरी 1307-8। देवगिरी कहाँ है? देवगिरी महाराष्ट्र में, ठीक है। मैप में बता दूं तो ये यहाँ पर देवगिरी है ना, ये यहाँ पर इस जगह पर मिल जाएगा आपको देवगिरी। तो ये जो देवगिरी है, पहले इस पर आक्रमण किया गया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात बता दूं, सुल्तान बनने के पहले भी अलाउद्दीन खिलजी इस राज्य पर आक्रमण कर चुका था और इसको जीत चुका था। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में भी, जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया था। कोई पहली बार नहीं था, दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अलाउद्दीन यहाँ तक आया है, ठीक है। उसने सुल्तान बनने से पहले भी इस पर आक्रमण किया था। यहाँ के जो शासक है रामचंद्र देव, उनको पराजित कर दिया था और यहाँ से टैक्स वगैरह वसूल भी किया था। अब हुआ क्या कि जब देवगिरी को अलाउद्दीन ने जीता, देवगिरी से उसने टैक्स वगैरह वसूलना शुरू कर दिया। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो यहाँ के जो शासक थे रामचंद्र देव यादव, उन्होंने बंद कर देना। बाद में रामचंद्र ने अलाउद्दीन को, सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। और इसी के साथ उसने एक और चीज़ जो की थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात पर जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ तो वहाँ के शासक रायकर्ण वो भाग के इसके पास आए, इन्होंने उसको शरण दी। एक प्रॉब्लम वो भी थी, अलाउद्दीन रामचंद्र देव से 2 कारणों से नाराज था, ठीक है। पहला कारण, तुमने टैक्स देना बंद कर दिया, मनमानी कर रहे हो। दूसरा, तुमने जो है हमारे जो शत्रु है उसको तुमने शरण दी। तो देवगिरी के शासक जो है रामचंद्र ने रायकर्ण को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन ने 1307-8 ईस्वी में मलिक काफूर को यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। आखिरकार मलिक काफूर ने जीत लिया। रामचंद्र देव को पराजित करके मलिक काफूर ने देवगिरी को फिर से जीत लिया गया और यहाँ के जो शासक हैं रामचंद्र देव, इनको बंदी बना के दिल्ली भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अब
अब क्या होगा, रामचंद्र देव को जीत लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी चाहता तो रामचंद्र को मार भी सकता था, लेकिन उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा के साथ, रामचंद्र देव के साथ न सिर्फ अच्छा व्यवहार किया, उसको रायन की उपाधि भी दी और उसका राज्य भी वापस कर दिया। उसको तो पैसा चाहिए था बस, शासन तो वहाँ वो करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए यही कारण था। वापस क्यों दे दिया राज्य, सीधी सी बात। चित्तौड़ को तो वापस नहीं किया उसका राज्य, रणथंभौर को वापस नहीं किया, गुजरात को उसका राज्य वापस नहीं किया, तो आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि रामचंद्र को उसका राज्य वापस कर दिया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वहां पर शासन करना ही नहीं चाहता। अब आप ये मत सोच लेना कि अलाउद्दीन खिलजी तो बड़ा अच्छा इंसान था, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो कितना अच्छा शासक है, जीतने के बाद अपने दुश्मन को छोड़ के उसका राज्य वापस कर दिया, ये तो महान आदमी। कोई महान आदमी नहीं, ये कोई महानता नहीं है, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो वहाँ शासक करना ही नहीं चाहता, तो वापस करके मित्रता कर ली, तो राजा को उसका राज्य वापस कर दिया। और रामचंद्र इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर कभी भी सुल्तान के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। कई बार आप सामने वाले को ऐसे भी जीत सकते हो, है ना। एक होता है शारीरिक रूप से जीतना, भौतिक रूप से जीतना, और दूसरी तरफ आप सामने वाले को जो है अपने व्यवहार से जीत सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी के मन की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, ये बात रामचंद्र को थोड़ी पता थी। रामचंद्र तो यही सोच रहा था कि कितना अच्छा आदमी है, કેટલો સરસ मानुष છે, है कितना अच्छा आदमी है जो इसने मुझे जो है छोड़ दिया, और वो प्रभावित हो गया और उसने कभी भी फिर विद्रोह नहीं किया। और विद्रोह की बात छोड़िए, यहाँ तक कि अगली बार जब दक्षिण में अभियान मलिक काफूर ने किए तो रामचंद्र देव ने उसका साथ दिया। तेलंगाना के विरुद्ध भी रामचंद्र देव ने साथ दिया, द्वार समुद्र के खिलाफ भी, जब होयसल के खिलाफ भी मलिक काफूर ने अभियान किया उसमें भी रामचंद्र देव ने साथ दिया। मतलब वो आजीवन फिर उसके बाद में साथ देता रहा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं अगली, तेलंगाना, वारंगल की। अब तेलंगाना पर आक्रमण एक तो जीत लिया देवगिरी को, ठीक है। 1309-10 ईस्वी में तेलंगाना जो है, अब कहाँ जाएंगे, अब हम अगला जो है मलिक काफूर जाएगा वारंगल। यहाँ कौन था, यहाँ होयसल, यहाँ पर काकतीय वंश का शासक, तेलंगाना वारंगल का जो काकतीय वंश है, अब यहाँ पर अभियान किया गया, ठीक है। पहले जब वो असफल हो चुका था, एक बार पहले भी यहाँ पर अभियान किया था, जो क्या हो गया था, जो असफल हो गया था, है ना। तो अलाउद्दीन ने फिर से उस कलंक को धोने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में फिर से एक सेना यहाँ पर भेजी, और यहाँ रामचंद्र देव ने सहायता भी की। अपना जो एहसान है ना, मुझ पे एक एहसान करना कि कोई एहसान नहीं करना, वो सही बात है कि जब आप पर कोई एहसान करता है ना, तो एहसान का आपको बदला भी चुकाना पड़ता है, उसके बदले में आपको कुछ करना पड़ता है। तो रामचंद्र देव उस एहसान तले दबे हुए थे और उन्होंने इस अभियान में मलिक काफूर की सहायता भी की। आखिरकार जो काकतीय वंश के शासक थे तेलंगाना के, प्रताप रुद्रदेव, इनके बीच लड़े गए युद्ध में युद्ध हुआ और प्रताप रुद्रदेव ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, पराजित हो गए। कारण सीधा है, क्योंकि अब मलिक काफूर तो है ही, रामचंद्र देव भी साथ में आ गए। तो प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान की अधीनता को स्वीकार भी कर लिया और वार्षिक कर देना स्वीकार भी कर लिया, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी सोने की मूर्ति बनवा के उस पर लोहे की जंजीर डलवा के, मतलब खुद तो नहीं गया प्रताप रुद्रदेव जैसे गए थे रामचंद्र, उसने अपनी भाई अधीनता को स्वीकार करने के लिए प्रतीक के तौर पर अपनी सोने की मूर्ति बनवाई। उस सोने की मूर्ति में लोहे की जंजीर डाल के भिजवा दिया दिल्ली कि ठीक है मैंने समर्पण कर दिया है ना, अब आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। तो इस तरीके से अधीनता को स्वीकार करके टैक्स देना भी शुरू कर दिया, और यही अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए था।
अगला नंबर आता है फिर पांड्य राज्य को भी जीता गया 1311 में। पांड्य राज्य दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर था। आपको पता है पांड्य जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो इलाका है यहाँ पर भी एक अभियान हुआ है, लेकिन उसके पीछे की एक स्टोरी भी है। दरअसल पांड्य राज्य में दो भाई थे, ठीक है। पांड्य राज्य में एक तरफ सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, ये जो दो भाई थे ना, ये वहां सिंहासन को लेकर लड़ रहे थे। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई का फायदा उठा के मलिक काफूर वहां से खूब सारा लूटपाट करके आ गया। तो ये दोनों भाई सिंहासन को लेकर लड़ रहे थे, गृह युद्ध चल रहा था, और सुंदर पांड्य ने अपने भाई वीर पांड्य के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। जब उसको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा सुल्तान है, सल्तनत का ये कुछ है, तो उसको लगा कि शायद मेरा जो भाई है उसके खिलाफ ये मेरी मदद कर दे। यही होता है कि जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाते हो, ठीक है, अपनी लड़ाई में किसी बाहरी को बुलाते हो ना, तो तीसरा वाला मलाई खा के चला जाता है। कभी भी अपने आपसी लड़ाई में किसी तीसरे को मत बुलाइएगा, ठीक है। दो बंदरों के बीच की लड़ाई में हमेशा जो है वो नुकसान होता है और बिल्ली ही जो है वो रोटी खा जाती है। तो यहाँ वही हुआ कि सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के खिलाफ, अपने ही भाई के खिलाफ अलाउद्दीन से सहायता मांगी, और इस चीज को सुल्तान ने एक अवसर की तरह देखा कि यार ये तो बढ़िया मौका है, जाके और जो है वहां से अच्छा खासा लूटपाट कर लेंगे। तो मलिक काफूर को भेज दिया, ठीक है, पांड्य राज्य में। जल्दी ही मदुरई पर, जो उनकी राजधानी थी, आपको पता है तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण शहर है मदुरई, तो वहां पर उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, अधिकार कर लिया, और वीर पांड्य जो है भाग गया, जिसके खिलाफ बुलाया था। सुंदर पांड्य की जो चीज थी वो सही हो गई। आखिरकार मलिक काफूर ने वहां खूब सारी लूटपाट की। एक प्रकार से आपको पता है प्राचीन काल से मदुरई का अपना एक महत्व रहा है, आर्थिक रूप से उत्पादन का केंद्र रहा है, व्यापार का केंद्र रहा है। तो धन संपत्ति के मामले में मदुरई बहुत सक्षम था। तो ये चीज पता थी, ठीक है। ये बात अलाउद्दीन को, मलिक काफूर को पता थी कि यहाँ पे खूब सारा पैसा है, इसीलिए लोग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मीठे के लिए, ठीक है, आपको जो है फायदे के लिए ही करता है, जब भी अपने स्वार्थ के लिए। तो यहाँ मलिक काफूर ने लूटपाट की, कई सारे मंदिर नष्ट किए और अपने साथ लूट की अपार धन संपत्ति। मतलब इस बार जो धन संपत्ति, हर बार मलिक काफूर जीतने के बाद खूब सारा पैसा वगैरह ले जाता था, पर इस बार जो लूटपाट करके पैसा लाया, इतना कभी भी नहीं लाया था। तो मलिक जो है, मलिक काफूर इतना पैसा वहाँ से, इतनी संपत्ति लेकर आया जितनी पहले कभी नहीं लाया था। और यही मैंने कहा कि दोनों भाइयों की लड़ाई में नुकसान राज्य का हुआ, फायदा किसी का नहीं हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का हुआ सिर्फ, ठीक है। तो ये पांड्य राज्य की विजय थी 1311 में। अब इस बीच देवगिरी पर फिर आक्रमण हुआ। अब आप सोचेंगे कि अभी तो रामचंद्र इतना एहसानमंद हो रहा था, अभी रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी की स्वीकार कर रहा है, ठीक है, अधीनता को, सब कुछ है, सहायता भी कर रहा है, फिर देवगिरी पर आक्रमण क्यों करना पड़ा? इस बार कारण था रामचंद्र का बेटा शंकर देव, ठीक है। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। जब तक वो जिंदा रहे तब तक अलाउद्दीन और इनके बीच में अच्छे संबंध रहे, रामचंद्र के बीच में या उनके बीच। लेकिन जब बेटा आया शंकर देव, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। शायद बेटे को लगा कि पिताजी ने गलती कर दी, तो उस गलती को सुधार लेते हैं। तो शंकर देव ने, जो रामचंद्र देव का देवगिरी के शासक का पुत्र था, पिता की मौत के बाद बंद कर देता है दिल्ली को, नजराना देना, कर देना, और अपने आप को स्वतंत्र भी कर लिया, ठीक है। अब ये चीज अलाउद्दीन खिलजी को अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया, 1313 में फिर मलिक काफूर को भेजा। मैंने आपको बताया ना कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सारे अभियानों, सारी विजय का जो श्रेय, जो क्रेडिट है, मलिक काफूर को जाता है। तो मलिक काफूर जो है उस समय ये सारी चीज़ें कर ही रहा था। फिर भेज दिया उसने मलिक काफूर को, और देवगिरी पर मलिक काफूर ने फिर से आक्रमण कर दिया। शंकर देव मारा गया। देखो इतिहास में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक जिनको अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी और अपनी जान के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था, ठीक है। दूसरे तरह के लोग वो थे जिन्हें अपना आत्मसम्मान अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। वो मर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। रामचंद्र देव पहली कैटेगरी के इंसान हैं और शंकर देव दूसरी कैटेगरी के।
शंकर देव मर गया, लेकिन उसने कभी भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसने अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया, वो मर गया। दूसरी तरफ रामचंद्र देव वो जिंदा थे, पर ऐसे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। दुनिया में आत्मसम्मान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो फिर आपका जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं, जीते जी मरने जैसा ही है वो, ठीक है। अब यहां शंकर देव मारा गया और मलिक काफूर ने फिर से जो है नगरों को लूटा। क्लियर? चलो देखो, हम लोग महाराणा प्रताप की बात क्यों करते हैं, इतना ज्यादा आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ क्यों बड़ा योद्धा माना जाता है, क्यों इन लोगों को हम लोग इतना महत्व देते हैं? वो इसीलिए कह देते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली, तकलीफें झेली, पर इन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। जब राजपूताना के कई सारे शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, उस समय कई तकलीफों से जूझते हुए भी महाराणा प्रताप लड़ते रहे। चाहते तो वे भी जो है ये सारी परेशानी में कभी फंसते ही नहीं। कभी छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया, यहाँ तक कि उनको कैद भी कर लिया, वो भी लड़ते रहे आजीवन जो है, वो कभी भी उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, वरना वो भी बड़े आराम से कहीं पे जागीर में मनसबदार बन के बैठ जाते और बड़े आराम से जो है वो अपने जीवन को चला लेते, है ना। तो ये तो है, फर्क तो पड़ता है। इतिहास आपको इसलिए याद नहीं रखता कि आपके पास में कितना बड़ा राज्य था, आप कितने बड़े सम्राट थे। इतिहास आपको याद रखता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से, आपके आत्मसम्मान से, आपके स्वाभिमान के लिए। भले आप 4 दिन जिए पर लड़ के जिए। तो वैसा ही शंकर देव के साथ था, आखिरकार वापस देवगिरी को जीत भी लिया गया। अब हम बात करते हैं, फिर मैंने एक और बताया, होयसल को भी जीता गया। द्वार समुद्र के जो होयसल थे उनको भी जीत लिया गया था, और इस प्रकार से दक्षिण भारत जो है ना, दक्षिण भारत जो है वो क्या है, वो पूरा विजय पूरा हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति, जो मैंने आपसे कहा कि एक के बाद एक 7 बार जो है उस समय मंगोल आक्रमण हुए, और हर बार जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका सामना किया, दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की। मंगोल आपको पता है मध्य एशिया की एक खूंखार और बर्बर जाति थी, कुख्यात थी। चंगेज खां का नाम सुने होंगे आप। चंगेज खां इतिहास में सबसे ज़्यादा, ठीक है, निर्दयी लोगों में से, निष्ठुर लोगों में से, राक्षस प्रकृति के लोगों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमेशा जो है जीवन में लाखों लोगों को मार दिया वो, ठीक है, लाखों लोगों की हत्याएं की है उसने, सिर्फ अपने ही जो है चरित्र, अपने व्यवहार की वजह से, अपनी जो भी हम कहते हैं सनक, उस सनक को पूरी करने की, क्योंकि सन की इंसान ही ऐसा कर सकता है, वरना किसी एक अच्छे खासे स्वस्थ मानसिकता वाले, मस्तिष्क वाले व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देगा, अत्याचार करेगा लोगों के ऊपर, ठीक है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, नगर के नगर तबाह कर देगा। ये कोई सन की आदमी कर सकता है, पागल टाइप का आदमी कर सकता है। तो ये कुख्यात थे, ठीक है, ना केवल विजित क्षेत्रों को लूटते थे बल्कि उनको तहस नहस भी कर दिया। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के पागल थे, ठीक है, इनका लेवल ही अलग था। ये सिर्फ लूटपाट करने के लिए, पैसे के लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं, लालच की वजह से तो कई लोग करते हैं, पर ये लूटने के बाद भी इनका मन नहीं भरता था, है ना। तो ये तहस नहस भी कर दिया करते थे। मंगोलों की नज़र भारत की समृद्ध, जब उन्होंने मध्य एशिया को जीत लिया, पश्चिम एशिया को जीत लिया और लगभग सब जगह से उन्होंने ख़त्म कर दिया साम्राज्यों को, तो एकमात्र दिल्ली सल्तनत थी जो बची हुई थी, उस पर उनकी नज़र थी। वो यहाँ भी जो है, चूँकि एक तो भारत समृद्ध भी था ना, ऐसा तो है नहीं कि भारत कोई छोटा मोटा था, भारत के ऊपर लूटपाट करके तो कई सारे लोग जो है ना, कई सारे लोग भारत से लूटपाट करके, आपको पता है कि वो यहाँ से लेके और अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बनाए थे। तो एक तो भारत की समृद्धता, यहाँ से लूटपाट करना, ठीक है, इसी उद्देश्य से मंगोलों ने भारत की उत्तर पश्चिमी की जो सीमा थी उस समय की, उस पर सल्तनत पर कई बार आक्रमण किए। आक्रमण बलबन के काल में भी हुए, खिलजी के काल में भी हुए, आगे भी हुए। 1296 से 1307-8 के दौरान मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर
मैंने आपको बताया 7 बार आक्रमण किए और हर बार मंगोलों को मुंह की खानी पड़ी और मंगोल जो है नहीं जीत पाए दिल्ली को। अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक 7 बार इनके आक्रमण का सामना किया, इनको पराजित किया और दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाए रखा। देखो हमारे लिए तो दोनों ही आक्रमणकारी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंधों में काना भला, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी कि जब 2 लोग बुरे हों तो उसमें उसको चुना जाए जो कम बुरा है। तो भले ही दिल्ली सल्तनत के लोग भी आक्रमणकारी थे, वो भी कई बार लूटपाट करते थे, तहस नहस कर जो भी था, लेकिन मंगोलों से अच्छे थे। आप सोच नहीं सकते कि अगर मंगोल भारत पर आक्रमण करके जीत लेते इस पूरे, तो आपको पता नहीं कि कितना ज़्यादा विध्वंस, कितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय वो कर देते इस पूरे इलाके को। हमारे यहाँ पर कम से कम ये आप समझिए कि वो चीज़ नहीं हुई। इतिहास में दिल्ली सल्तनत को इस चीज़ के लिए ज़रूर थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाता है, अच्छा माना जाता है कि उन्होंने उस समय भारत की सबसे ज़्यादा जो विश्व की आप मान सकते हैं कि सबसे कुख्यात जाति थी, जो एक प्रकार से आतंक का दूसरा नाम थे, उनसे उन्होंने जो है बचाया हमारे देश को। ठीक है, तो ये सल्तनत को सुरक्षित किया। उत्तर पश्चिमी सीमा के लिए अलाउद्दीन ने अलग और स्थायी सैन्य टुकड़ी को तैयार किया। ठीक है, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत, जैसे बलबन ने मैंने आपको बताया कि 1 किलो की दीवार खड़ी कर दी थी, वैसे ही अलाउद्दीन ने भी इस पूरे इलाके की सुरक्षा को मजबूत किया। कुशल सेनापति जफर खां, गाजी मलिक ऐसे को मंगोलों के खिलाफ अभियान में लगाया और मंगोलों से जो है उसने रक्षा की। इसके अतिरिक्त अनेक पुराने किलों की मरम्मत, जो किले पुराने हो गए थे, दुर्ग पुराने हो गए थे कि भाई डर लगता था कि ये जो है बड़े आराम से जीते जा सकते हैं, उनकी मरम्मत करवाई, उनको फिर से मजबूत करवाया, है ना। यहाँ तक कि 1304 में उसने सीरी को अपनी राजधानी बना लिया, उसकी किलेबंदी कर ली, कुछ भी उसने सब कुछ किया मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए। ओके, इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को सफलतापूर्वक जो है मंगोलों की बर्बरता से, उनके आक्रमण से बचाया। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। जब बात अलाउद्दीन खिलजी की आती है तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार ही काफ़ी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किया, धार्मिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, आर्थिक सुधार सबसे ज़्यादा आप सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, मूल्य नियंत्रण नीति। भाई कैसे एक शासक ने लंबे समय तक, आज की सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है महंगाई को थाम के रखना। कीमतें रोज बढ़ जाती हैं, आज एक सामान लेकर आए, कल खरीदने जाए तो महंगा हो जाता है, महीने भर बाद फिर कीमत बढ़ जाती है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती ये भी है महंगाई को थामे रखना, कीमतों को बढ़ने न देना, क्योंकि इससे आम आदमी परेशान होता है, इससे सबसे ज़्यादा समस्या आम आदमी को होती है। तो जो ये समस्या है ना, आपको कल मैं बताऊंगा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में कीमतों को बढ़ने ही नहीं दिया। उसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि जो कीमतें हैं, जो प्राइस है वो सेम रहे, और उस वजह से काफ़ी हद तक जो है लोगों को एक प्रकार से राहत मिली। आ रहा है समझ में? तो जब आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक जो हमने देखा ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इतने नहीं आते, क्वेश्चन ज़्यादा मेंस में पूछे जाएंगे यहाँ से। तो आप जब कल हम लोग मिलेंगे ना, तो कल हम अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों पर बात करेंगे कि क्यों ये 20 साल सल्तनत काल के अच्छे काल माने जाते हैं। तो कल आप लोग ज़रूर सेशन को अटेंड करिएगा। कल ठीक 1 बजे, इसी 12 बजे कल फिर हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो जाते जाते सेशन को लाइक करिए। क्लास का टाइम डेली 12 बजे है। कल वाला सेशन अटेंड करना ना भूलिए। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं 12 बजे क्लास शुरू करूं, आप सभी लोग जो इस समय मुझे देख रहे हैं लाइव आ जाए। ठीक है, शुरू करते से ही आ जाएगा। जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे थोड़ा सा वो पार्टीज़ में जाके
खाना खाने जाते हैं ना रिसेप्शन में, अलग अलग जगह पर, शादी समारोह में, तो एक आदत हो जाती है, उसमें लिखा ना शाम 7 बजे से आपके आगमन तक, सुहानी शाम से ढलती रात तक, तो उनको लगता है कभी भी जा सकते हैं। तो क्लास में ऐसा नहीं चलता कि आपके आगमन तक वाला मामला नहीं है, क्लास शुरू होते से ही आना पड़ता है। कुछ बच्चे 12:15 पर आते हैं, कुछ 12:30 पर आते हैं, कुछ 12:45 पर आते हैं, तो फिर वो क्या है बीच में ना समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ सुहानी शाम से ढलती रात तक वाला मामला मत रखिए। क्लास 12 बजे शुरू होती है तो 12 बजे ही क्लास को ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ताकि अगले 1 घंटे में जो कुछ भी राम कथा यहाँ चले वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक 12 बजे टाइम पर आओगे। जो बच्चे आज नहीं आएंगे कल वो ठीक 12 बजे अपनी जो उपस्थिति है, हाजिरी है, वो लगाएंगे, है ना। फिर मिलेंगे कल। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। प्लीज सपोर्ट करिए, आज हमें 50,000 का आंकड़ा पूरा करना है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।